हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में अडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये स्पेसिफिकली एंटीजेंस को पहचान करके उनको हमारी बॉडी से साफ करने में हेल्प करता है। अडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से है बी सेल, और बी सेल कैसे एक्टिवेट होती हैं ये हम समझने वाले हैं। बोन मैरो में बी सेल जनरेट होती है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से। प्रोसेस का नाम है हेमेटोपोइसिस। वहाँ जो बी सेल मैच्योर होगी उस बी सेल के पास अपने खुद के काफ़ी सारे रिसेप्टर्स होते हैं, और क्योंकि अभी तक इस बी सेल ने कोई एंटीजन देखा नहीं है इसलिए इसे हम लोग नाइव बी सेल बोलते हैं। इसके सरफेस पर मेम्ब्रेन में लगे हुए मेम्ब्रेन बाउंड IgD, IgM ये दोनों एंटीबॉडी होते हैं। इसके अलावा कुछ और रिसेप्टर्स भी हैं जैसे कि CR2, Ig अल्फा, Ig बीटा, कुछ SRC फैमिली काइनेज जैसे कि लिन, फिन और BLK, MSC1, MSC2 और PRR। इन सभी मॉलिक्यूल्स में से IgD, IgM, Ig अल्फा बीटा इनको मिलाकर के हम लोग BCR कहते हैं। यही वो कम से कम मॉलिक्यूल्स हैं जो एंटीजन को पहचान करके बी सेल को एक्टिवेट करेंगे। MSC1 सभी तरह की न्यूक्लिएटेड सेल्स में पाया जाता है, चाहे वो कोई भी सेल हो। MSC2 केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में पाया जाता है और बी सेल भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही कैटेगरी में आती है। CR2 कंप्लीमेंट का रिसेप्टर है और खास तौर से कंप्लीमेंट 3D को पहचानता है। कंप्लीमेंट्स एंटीबॉडी की तरह के मॉलिक्यूल हैं जो हमारे सीरम में या प्लाज्मा में पाए जाते हैं और एंटीजेंस को क्लियर करने में या उनको डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करते हैं। PRR पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर है। ये इन्नेट इम्यून सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं जो बहुत तरह की सेल पे पाए जाते हैं। इंडियड ये हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं जैसे कि एपिथेलियल सेल्स या एंडोथेलियल सेल्स, उनके सरफेस पर भी मिल सकते हैं। ये जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंजाई हो, उसके सरफेस पर मौजूद कुछ मॉलिक्यूल्स को पहचान लेता है। वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपर नहीं होते। मतलब PRR सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्निशन करने में हेल्प करता है। PRR पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जिनमें से एक सबसे फेमस है टॉल लाइक रिसेप्टर। ये जिन मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं पैथोजन्स के सरफेस पर या उनके अंदर, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग पैम्प कहते हैं, PAMP, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। अब जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वॉल है जो नैग और नैम की बनी होती है, ये तो केवल बैक्टीरिया में मिलती है, हमारी बॉडी की किसी सेल में नहीं मिलती। तो PRR पेप्टाइडोग्लाइकन को एज अ पैम्प पहचान सकते हैं। या फिर बैक्टीरिया में पाए जाने वाले फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए फ्लैजिला जो कि हमारी सेल में नहीं मिलते। तो बेसिकली PRR ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉरेन सेल्स को इस बेस पर पहचानते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स हमारे सरफेस पर नहीं होते। जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है तो उस बैक्टीरिया के ऊपर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिन्हें हमारा सिस्टम एज एपिटोप पहचान सकता है, और सिमिलरली इसके सरफेस पर ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिसे PRR एज अ पैम्प रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इंडिड कंप्लीमेंट भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्हें पहचान सकते हैं, और कंप्लीमेंट डायरेक्ट इनके सरफेस से बाइंड कर सकते हैं। कंप्लीमेंट का बाइंड करना अपने आप में डिक्लेरेशन है कि जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये बाइंड है, ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है और इसको डिस्ट्रॉय होना चाहिए। एक बार कंप्लीमेंट्स बाइंड कर गए या फिर इस बैक्टीरिया के सरफेस के मॉलिक्यूल्स को हमारे एंटीबॉडी ने पहचान लिया या फिर PRR ने इसके किसी सरफेस को पहचान लिया एज अ पैम्प, तो हमारी बी सेल एक्टिवेट हो सकती हैं, बशर्ते कि ये सारे मॉलिक्यूल्स बी सेल के ऊपर हो। जैसे ही एक्टिवेशन होता है तो IgM, IgD मैसेज देते हैं SRC फैमिली काइनेज को कि हमने एक एंटीजन पकड़ लिया है। और मत भूलिएगा कि इसमें कंप्लीमेंट का बाइंडिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अकेला BCR के कंपोनेंट सिग्नलिंग कर रहे हैं तो सिग्नलिंग होगी, लेकिन अगर CR2 और PRR भी आ जाएं इस इंटरेक्शन में तो सिग्नलिंग ज़्यादा अच्छी होती है। SRC फैमिली काइनेजेस इस मैसेज को देते हैं Ig अल्फा, Ig बीटा को, और Ig अल्फा, Ig बीटा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज इनिशिएट करता है बी सेल के अंदर। यहाँ एक साथ कई सारी पाथवेज शुरू होती हैं। ऐसी पाथवेज जो डिफरेंट तरह के सेकेंडरी मैसेंजर्स बनाती हैं, जैसे कि डैग, कैल्शियम आयन या फिर ये RAS GTP जैसे मॉलिक्यूल्स भी एक्टिवेट करती हैं। इससे PIP या फिर प्रोटीन काइनेज A या फिर मैप काइनेज वाली पाथवे शुरू होती हैं, और उनसे मैसेज जाता है न्यूक्लियस के अंदर तक, जहां कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे कि NFAT, NF-κB और AP1 ये एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ जीन को कंट्रोल करेंगे और कुछ जीन्स ऑफ हो जाएंगी और कुछ जीन्स ऑन हो जाएंगी। ये जो बदला हुआ जीन एक्सप्रेशन का पैटर्न है, इसकी वजह से अब ये बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी और ये अपने आप को कन्वर्ट करेगी ऐसी बी सेल में जो डिफरेंट तरह के फंक्शन कर सकती हो। इसको कहते हैं हम लोग बी सेल एक्टिवेशन। लेकिन ये प्रोसेस इतनी सिंपल है नहीं। जब बोन मैरो से हमारी नाइव बी सेल बन के आती हैं तो हमारे पास बहुत तरह के एंटीबॉडी प्रेजेंट करने वाली बी सेल होती हैं।
एक बी सेल पर एक ही तरह के एंटीबॉडी होते हैं और वो एक ही तरह की एफिनिटी शो करते हैं। ये डबल पॉजिटिव IgM IgD पॉजिटिव बी सेल्स बोन मैरो से निकल करके लिम्फ नोड में पहुंचती हैं और लिम्फ नोड में जब कभी एंटीजन आता है तो जो बी सेल उस एंटीजन से बाइंड करेगी उसके सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो रिसेप्टर जो टी हेल्पर सेल से मिलने वाले साइटोकाइंस को पहचानते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। केवल वही सेल्स एक्टिवेट होती हैं जिन सेल्स ने एंटीजन को बाइंड किया है सक्सेसफुली, और इस तरीके से एक ही पर्टिकुलर बी सेल के काफी सारे क्लोन बनने शुरू हो जाते हैं माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर के। इस प्रोसेस को हम लोग क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं। यहाँ जो बी सेल का नंबर बढ़ रहा है इसको हम लोग प्रोलिफरेशन कहते हैं। और फिर ये बी सेल अपने आप को डिफरेंशिएट भी करती हैं अलग अलग टाइप की और दूसरी बी सेल्स में। जैसे कि कुछ बी सेल्स अपने आप को कन्वर्ट कर सकती हैं प्लाज्मा बी सेल में। बी सेल की वो फॉर्म जो एंटीबॉडी बना करके सीक्रेट कर सकती हो उसको हम लोग प्लाज्मा बी सेल कहते हैं। अभी तक जितनी भी बी सेल हम लोगों ने देखी हैं इन सभी में मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है, लेकिन प्लाज्मा सेल अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की वजह से अब ऐसे एंटीबॉडी बनाने लगती हैं जो सेल से बनकर के बाहर आते हैं। सबसे पहले बनने वाले एंटीबॉडीज में से एक है IgM। जब कभी एंटीजन हमारी बॉडी में पहली बार आता है तो उसे हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, और प्राइमरी रिस्पॉन्स होते ही जो पहले एंटीबॉडी बनते हैं वो IgM। आमतौर पे एंटीजन के आने से लेकर के और एंटीबॉडी बनने तक के बीच में तकरीबन 7 दिन के आसपास का टाइम लगता है। IgM 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट लिए हुए हैं, 5 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ एंटीबॉडी की एफिनिटी एंटीजन के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि यहाँ बाइंडिंग साइट 10 है, इसलिए IgM की एविडिटी जो कि टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो काफी अच्छी है, और इसीलिए IgM शुरुआत में बनाए जाते हैं ताकि ये हमारी बॉडी में सीक्रेट हो जाए और हमारी बॉडी में तमाम हिस्सों में फैल करके जहां जहां एंटीजन है उससे बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर दें, उसको हमारी सेल के अंदर घुसने ना दें। यहाँ तक कि ये उन एंटीजन को कंप्लीमेंट के द्वारा क्लियर करवाने में भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा कुछ बी सेल ऐसी भी होती हैं जो एक्टिवेट होकर के अपने आप को और दूसरी तरह की सेल्स में कन्वर्ट करती हैं, लेकिन इसके लिए और साइटोकाइंस की जरूरत होती है जैसे कि इंटरफेरॉन गामा और IL-4। इससे डिफरेंट तरह की प्लाज्मा बी सेल बनती हैं और ये प्लाज्मा बी सेल डिफरेंट तरह के एंटीबॉडी बनाते हैं। जितने भी एंटीबॉडी बनाएंगे सब एंटीबॉडी सेम उसी एंटीजन को पहचान रहे होंगे, लेकिन एंटीबॉडी की क्लास अलग अलग होंगी, जैसे कि IgG। पर्पस ये है कि अब हमें अलग अलग तरीके से एंटीजन से लड़ना है। तो IgG जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा बनने वाले एंटीबॉडी हैं और ये सबसे लंबी उम्र के भी होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, 23 दिन के आसपास की इनकी हाफ लाइफ होती है, और यही है जो हमारे इफेक्टर एंटीबॉडी के रूप में जाने आते हैं। ये एंटीबॉडीज जहां जहां एंटीजन्स हैं वहां बाइंड करेंगे एंटीजन से और उनका फैगोसाइटोसिस के द्वारा क्लियरेंस करवाने में हेल्प करेंगे, जिसे हम लोग ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। ये एंटीजन से बाइंड करके कंप्लीमेंट्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसे हम कंप्लीमेंट एक्टिवेशन कहते हैं, और इसके अलावा ये एंटीजन से बाइंड करके ADCC नाम की एक प्रोसेस भी कर सकते हैं, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को पहचान करके न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल्स वगैरह आती हैं, और जिस जगह पर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ बहुत सारे साइटोलाइटिक केमिकल्स बनाकर छोड़ देती हैं। ये केमिकल्स जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा IgA बनाने वाली प्लाज्मा बी सेल बन सकती हैं। IgA हमारी बॉडी के सिक्रेशंस में बाहर आ जाता है, जैसे कि म्यूकस में, मदर के मिल्क में। इंडिड माँ के दूध से मिलने वाली इम्यूनिटी में IgA ही है, और ये खास तौर से एंटीजन के न्यूट्रलाइजेशन में रोल निभाता है। इसके अलावा कुछ बी सेल ऐसी भी बन जाती हैं जो IgE बनाने लगती हैं, और IgE भी मास्टर सेल के डीग्रेन्युलेशन में या न्यूट्रोफिल के डीग्रेन्युलेशन में रोल निभाता है। इंडिड बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस में IgE के रोल देखने को मिले हैं हमें, इसलिए हम इसे एंटीबॉडी ऑफ एलर्जी भी कहते हैं। और IgE हमें वर्म, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कई बार वर्म्स बन जाते हैं, उन वर्म से लड़ने के लिए भी IgE हेल्प करता है, जैसे कि हेलमिंथ। IgG प्लेसेंटा में मदर एम्ब्रियो के बैरियर को पार कर सकता है, इसलिए माँ से फीटस को मिलने वाली इम्यूनिटी IgG की वजह से होती है। IgG ऑप्सोनाइजेशन, ADCC मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन, ऐसा कि एंटीजन से बाइंड कर जाए और उसे सेल के अंदर एंट्री ना करने दे, कंप्लीमेंट का एक्टिवेशन, इन सब फंक्शंस के लिए जाना जाता है। IgA सीक्रेटरी एंटीबॉडी है हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, म्यूकस में, माँ के दूध में IgA सीक्रेट होता है, और इसका पर्पस एंटीजन न्यूट्रलाइजेशन है। IgE एंटीजन से बाइंड करके
मास्टर सेल और न्यूट्रोफिल का डीग्रेनुलेशन कर सकता है, इसलिए एडीसीसी में आईजीई काफी रोल निभाता है। जब कभी एक बी सेल से अलग अलग तरह की बी सेल बने जो सेम अफिनिटी वाले लेकिन डिफरेंट क्लास के एंटीबॉडी बनाना शुरू करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आइसोटाइप स्विचिंग, क्योंकि इन सभी क्लासेस को एंटीबॉडी की हम लोग आइसोटाइप्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ बी सेल्स अपनी अफिनिटी एंटीजन के लिए बढ़ाती हैं सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन के द्वारा, सिर्फ वेरिएबल रीजन में बदलाव ला करके। अगर हाई अफिनिटी एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाते हैं तो इनमें से कुछ बी सेल प्लाज्मा बी सेल में कन्वर्ट होकर के हाई अफिनिटी आईजीजी बना करके हमारी बॉडी फ्लूइड्स में सीक्रेट कर देंगे। इसे हम लोग अफिनिटी मैचुरेशन कहते हैं। सिमिलरली इन्हीं बी सेल में से जिनके पास हाई अफिनिटी आईजी बनाने की एबिलिटी थी, कुछ बी सेल सेलेक्ट हो जाएंगी एज अ मेमोरी बी सेल। इनका बेसिक पर्पस होगा कि जब कभी दूसरी बार एंटीजन आएगा जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तो ये इमीडिएटली उस एंटीजन को पहचान के बिना टाइम गवाए अपने नंबर बढ़ाएंगी, प्रोलिफरेशन करेंगी, डिफरेंशिएशन करेंगी और प्लाज्मा बी सेल बना करके लार्ज क्वांटिटी में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगी। जहां प्राइमरी रिस्पॉन्स में 7 दिन लगते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स बहुत बड़े लेवल तक नहीं जाता, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो कि मेमोरी बी सेल से शुरू होता है बहुत जल्दी होने वाली प्रोसेस है। लगभग 3 दिन के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जाग जाता है और इस बार जो एंटीबॉडी के लेवल हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा होते हैं और इंडेड इम्यून सिस्टम ज्यादा देर तक रहता है। तो एक तो अमाउंट ऑफ इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट होना जिसमें हम एंटीबॉडी की बात कर रहे होते हैं, और कितने दिन लगे, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने कभी कोई एंटीजन इंट्रोड्यूस किया, जैसे एंटीजन का नाम है ए, तो विद इन 5 डेज आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा बहुत जागना शुरू आता है, लेकिन उसको एक बढ़िया इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए लगभग 2 वीक तक का टाइम लग सकता है, 7 दिन से 2 वीक के आसपास। और इस दौरान सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनते हैं वो है आईजीएम। ये शुरुआत के करीब 5-6 दिन तक एंटीबॉडी रहते हैं और उसके बाद जो एंटीबॉडी का आईजीएम का लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे एंटीबॉडीज हैं आईजीजी वो बनना शुरू हो जाएंगे। जब भी कभी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन होने के तकरीबन 7-8 दिन लगते हैं आईजीजी बनने को, और आईजीजी का जैसे कि आप जान चुके हो कि यही है जो मेन एंटीबॉडी फंक्शन निभाता है। अगर मैं इस टाइम पूरी बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के एंटीबॉडी है मैं उनकी बात करूं तो ये ग्रीन जो बार है ये इंडिकेट कर रहा है कि उनका लेवल कितना है टोटल एंटीबॉडीज का। ये इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ है ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा, तो कुछ दिनों बाद ही लगभग 15-20 दिन बाद ये इम्यून रिस्पॉन्स डाउन होना शुरू हो जाएगा, एंटीबॉडी के लेवल वापस कम आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसका ड्यूरेशन बीमारी टू बीमारी और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन अगर सेम यही एंटीजन हम लोग दोबारा शरीर के अंदर इंजेक्ट करें या सेम यही बीमारी दोबारा हो जाए आगे आने वाले टाइम में, तो एंटीबॉडीज बहुत जल्दी बनने शुरू होंगे। जहां पहले जो मेरा पीक था इम्यून सिस्टम का उसे पहुंचने में 15 दिन लगे थे 2 वीक के आसपास, तो यहां 10 दिन के आसपास में ही एंटीबॉडी के लेवल काफी अच्छे पहुंच जाएंगे। आईजीएम अभी बनेगा, लेकिन इस बार आईजीजी की मात्रा पहले मुकाबले काफी ज्यादा होगी, और ये भी देखो कि ये देर तक हाई लेवल पर मेंटेन रहेंगे। इसलिए सेकेंडरी रिस्पांस हमेशा प्राइमरी रिस्पांस के मुकाबले फास्ट होता है और ज्यादा तेज होता है। तो कैसा लगा? iFly की क्लासेस में ऐसे ही बहुत सारी बढ़िया बढ़िया अच्छी बातों को आसानी से समझ लेते हैं ताकि एग्जाम में उन्हें यूज कर पाए। ये क्लासेस स्काइप पर और व्हाट्सएप पर होती हैं, बहुत अफोर्डेबल क्लासेस हैं, सप्ताह में कुछ दिन पढ़ना होता है। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981 पर।